वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 12th फॉर केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ठोस अवस्था के बारे में बताया था, ठोसों का सामान्य वर्गीकरण किया था। ठोसों को मुख्यतः दो श्रेणियों क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत किया गया है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और साथ में मैंने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताते हुए ये कहा था कि क्रिस्टलीय ठोस में संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु या आयन एक दीर्घ परास व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में संरचनात्मक इकाई अणु, परमाणु या आयन लघु परास व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां परमाणु, अणु या आयन भिन्न भिन्न होती हैं। क्रिस्टल में इनके बीच लगने वाले ससंजक बल भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ससंजक बल क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे ससंजक बल कहते हैं। संरचनात्मक इकाई तथा ससंजक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4। पहला कौन सा है? आणविक ठोस। आणविक ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक सॉलिड। तीसरा है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। तो यहाँ पर ये जो 4 प्रकार के ठोस हैं, इनको हम सारणी के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि सारणी में मैंने 5 कॉलम बनाए हैं। पहला कौन सा है? क्रिस्टल के प्रकार। दूसरा संरचनात्मक इकाई। तीसरा बंधन बल। चौथा गुण। और 5वां उनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल के प्रकार में पहला क्रिस्टल है हमारा आणविक क्रिस्टल। कौन सा? आणविक क्रिस्टल। अब आणविक क्रिस्टल की जो संरचनात्मक इकाई होती है, आणविक क्रिस्टल की जो संरचनात्मक इकाई होती है अणु। अणु त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं और ये अणु त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित रहते हुए एक दूसरे से दुर्बल वांडर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं। ये प्रायः मृदु, कम गलनांक, वाष्पशील, उष्मा तथा विद्युत कुचालक, कम गलन उष्मा वाले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं शुष्क बर्फ, ठोस CO2, बर्फ, ठोस, मीथेन, आयोडीन और आर्गन। और भी एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो हमारा ठोस है वो है आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल क्या है? इसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है, कौन? धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन। ये एक त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं। कैसे? त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं। और ये जो धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन है, ये प्रबल विद्युत स्थैतिक बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। ये कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, अत्यधिक गलन उष्मा होती है, विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। और इनका एग्जाम्पल जैसे साधारण नमक, घर में जो खाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, लिथियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, रूटाइल आदि लवण। ये सब एग्जाम्पल है किसके? आयनिक क्रिस्टल के। तीसरा है सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजी क्रिस्टल में एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु एक त्रिआयामी जालक में परस्पर सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा सहसंयोगिता वाले चैप्टर में 3 प्रकार का बंध होता है: आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध।
तो उपसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बंध बनते हैं वो उपसहसंयोजी बंध होता है। और यहाँ पर जो परमाणु हैं, ये परमाणु जो है एक या अधिक प्रकार के परमाणु एक त्रिआयामी जालक में परस्पर सहसंयोजी बंधों से जुड़े होते हैं। और ये जो परमाणु हैं ये अत्यंत प्रबल सहसंयोजकता बंध बल द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, अर्थात आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। ये अत्यंत कठोर होते हैं, अत्यधिक गलनांक इनका होता है, अत्यधिक गलन उष्मा व विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप डायमंड ले सकते हैं, क्वार्टज ले सकते हैं, सिलिकॉन ले सकते हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड अर्थात SiO2 ले सकते हैं। चौथा हमारा क्रिस्टल है धात्विक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल क्या होते हैं? आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई धातु है, जैसे ये धातु है, तो धातु में जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अर्थात किसी धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भारी संख्या में प्रवाहित होते रहते हैं और उसी भारी संख्या के बीच में पॉजिटिव आयन अर्थात धनात्मक आयन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में अर्थात जो भारी संख्या में धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनमें धनात्मक आयन विद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, अर्थात उनमें विद्युत आकर्षण बल लगता रहता है। और ये अत्यंत मृदु से अत्यंत कठोर के बीच में पाए जाते हैं, अत्यंत मृदु से अत्यंत कठोर के बीच में पाए जाते हैं। इनका गुण होता है मध्यम गलन उष्मा होती है, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं और घातवर्धनीय होते हैं, धात्विक चमक युक्त भी होते हैं, अर्थात इनमें धात्विक चमक होती है। सभी धातुएं जैसे आप पढ़ेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, रुबिडियम है ना, एल्युमिनियम है, ये सभी धातुएं जैसे आपकी गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जस्ता है आदि तथा कुछ मिश्र धातुएं, ठीक है। तो ये सब जो है आपकी एग्जांपल है किसकी? धात्विक क्रिस्टल की, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया और मैंने आपको बताया कि संरचनात्मक इकाई तथा ससंजक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और इन 4 श्रेणियों को में जो क्रिस्टल हैं इनको मैंने सारणी के तौर पर समझाने का प्रयास किया है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण विवर्तन है और उसी के अंतर्गत हम आपको ब्रेग इक्वेशन अर्थात ब्रेग समीकरण पढ़ाएंगे। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण विवर्तन। अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा आपको? अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारे पर प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं या विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे जा रहा है, कहीं पर कोई अवरोध मिल गया तो प्रकाश मुड़ गया। जैसे ध्यान दीजिए, कमरे में जब लाइट जलती है और कमरे की लाइट छोटे छोटे झरोखों से या छिद्रों से लाइट बाहर चली आती है, तो ये घटना क्या है? विवर्तन है। विवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो वैसे ही क्रिस्टलों द्वारा यक्स किरण का भी विवर्तन होता है, अर्थात अवरोध अथवा छिद्र में से यक्स किरणें भी विवर्तित हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, यक्स किरण के एक पुंज, बात को समझिएगा पहले, क्रिस्टलों द्वारा यक्स किरण विवर्तन क्या है? यक्स किरण के एक पुंज को अंग्रेजी में बोलते हैं बीम। पुंज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीम, मतलब कई एक प्रकार से फोकस किया जा रहा है, समझिए। तो जब क्रिस्टल पर डाला जाता है तो क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाइयां जैसे क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाइयां कौन कौन सी हैं? परमाणु, अणु या आयन। तो क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाइयों
के साथ उसका इंटरेक्शन मतलब अन्योन क्रिया होती है। इस अन्योन क्रिया के कारण मतलब इंटरेक्शन के कारण संरचनात्मक इकाइयां एक्स किरण का विवर्तन करती हैं अर्थात अवरोध या किनारों पर मुड़ जाती हैं। यदि विवर्तित तरंगे अर्थात जो किनारों पर मुड़ गई हैं, विवर्तित तरंगे समान प्रावस्था में होती हैं तो वे एक दूसरे को प्रबलित करती हैं अर्थात एक दूसरे पर मतलब अन्योन क्रिया करती हैं तथा उनके मार्ग में जो रखी गई फोटोग्राफिक प्लेट है उस फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार धब्बों की एक श्रेणी प्राप्त होती है। यदि विवर्तित तरंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि विवर्तित तरंगे समान प्रावस्था में नहीं है तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं अर्थात निराकरित कर देती हैं, जिससे फोटोग्राफिक प्लेट पर गाढ़े धब्बे मिलते हैं। विवर्तन पैटर्न का विश्लेषण करने पर किसी क्रिस्टल में उपस्थित संरचनात्मक इकाइयों की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। एक बार फिर बात को समझिएगा, यदि विवर्तित तरंगे, पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, एक्स किरण के एक पुंज को जब क्रिस्टल पर डाला जाता है तो क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाइयों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है अर्थात अन्योन क्रिया होती है। इस इंटरेक्शन के कारण संरचनात्मक इकाइयां एक्स किरणों का विवर्तन करती हैं। यदि विवर्तित तरंगे समान प्रावस्था में होती हैं तो वे एक दूसरे को प्रबलित करती हैं और उनके मार्ग में रखी गई फोटोग्राफिक प्लेट पर चमकदार धब्बों की एक श्रेणी प्राप्त होती है। यदि विवर्तित तरंगे समान प्रावस्था में नहीं है तो वे एक दूसरे को निराकरित कर देती हैं अर्थात वे एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिससे कि फोटोग्राफिक प्लेट पर गाढ़े धब्बे मिलते हैं। विवर्तन पैटर्न का विश्लेषण करने पर किसी क्रिस्टल में उपस्थित संरचनात्मक इकाइयों की स्थिति ज्ञात की जा सकती है अर्थात वह क्रिस्टल जिन संरचनात्मक इकाइयों अर्थात परमाणु अणु या आयन से बना है उसके उपस्थिति का अध्ययन किया जा सकता है, मतलब उसकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किसी भी क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरण विवर्तन एक उत्तम विधि होती है। WL ब्रेग और WH ब्रेग ने विभिन्न ठोसों की क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में ऊपर जो मैंने आपको बताया उस तकनीक का प्रयोग किया और एक्स किरण पैटर्न के द्वारा अंतरा आणविक दूरियों को, मतलब जो दो अणु हैं उनके बीच की जो दूरी, जैसे एक अणु ये है एक अणु है, इनके बीच की जो दूरी है अंतरा आणविक दूरियों को ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक गणितीय संबंध को स्थापित किया और उनका यही गणितीय संबंध ब्रेग समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेग समीकरण कहा जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है ये क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण का विवर्तन था। तो विवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया कैसे, और इसी का प्रयोग करके WL ब्रेग और WH ब्रेग ने एक गणितीय संबंध दिया, उसी को ब्रेग समीकरण कहा जाता है। तो ब्रेग समीकरण क्या है हमारा, अब यहां ध्यान दीजिए। WL ब्रेग तथा WH ब्रेग ने यह देखा, क्या देखा? नंबर 1, क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों द्वारा क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तल क्या होते हैं? जैसे कि आप देखिए कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि एक दीवार बनी है तो दीवार की एक ईंट और दूसरी ईंट के बीच में कुछ जगह रह जाती है ना, जैसे देखिए एक ईंट और दूसरी ईंट के बीच में कुछ जगह रह जाती है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एक तल रह जाता है। जैसे दो हाथ आप रखिए तो दोनों हाथों के बीच में तल, दोनों हाथों के तल एक दूसरे से सटे हैं ना, तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन नियमों का पालन करता है।
परावर्तन नियमों का पालन करता है। जैसा कि आपने कक्षा 10 में परावर्तन का नियम पढ़ा होगा कि प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, उत्तरोत्तर तलों के द्वारा, उत्तरोत्तर तलों के द्वारा, यहां देखिए मैंने दो उत्तरोत्तर तलों को बनाया भी है चित्र में, ध्यान दीजिएगा। दो उत्तरोत्तर तल ये आपको चित्र में दिखाया भी जा रहा है। तो उत्तरोत्तर तलों के द्वारा परावर्तित किरणें एक दूसरे के समान प्रावस्था में केवल उस स्थिति में ही हो सकती हैं जबकि उनके मार्ग दूरी अंतर का मान उनके तरंग दैर्घ्य का एक पूर्णांक होता है। इस दूसरे पॉइंट को फिर समझिएगा, ब्रेग समीकरण को फिर समझिएगा। ऊपर जो मैंने आपको क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरण विवर्तन पढ़ाया, उस तरह से जो है उन्होंने ब्रेग ने WL ब्रेग और WH ब्रेग ने देखा कि क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों द्वारा जो क्रिस्टल होते हैं आपके एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन नियम का पालन करता है, और दूसरा उत्तरोत्तर तलों के द्वारा परावर्तित किरणें जो होती हैं, जैसे ये दो उत्तरोत्तर तल हैं, कौन सी, एक KL है और एक क्या है, MN। तो इसमें एक किरण आ रही है और इसमें देखिए परावर्तित भी हो रही है। तो आने वाली किरण को मैंने आपतित किरणें कहा है और परावर्तित किरणों को परावर्तित किरणें कहा है, जो परावर्तन के पश्चात वापस लौट जा रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परावर्तित किरणें एक दूसरे के समान प्रावस्था में केवल उस स्थिति में ही हो सकती हैं जबकि उनकी मार्ग दूरी, अर्थात जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों के बीच का जो रास्ता होता है, जिसको आप पथांतर भी कह सकते हो, मार्ग दूरी, अंतर का मान उनके तरंग दैर्घ्य का एक पूर्णांक होता है। एक्स किरण विवर्तन पैटर्न द्वारा अंतराणविक दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त गणितीय संबंध को ब्रेग समीकरण कहा जाता है। अब इस ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति आप कैसे करेंगे, ये हम आपको यहां बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति, मान लीजिए एक्स किरणों के एक पुंज को, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए या माना एक्स किरणों के एक पुंज को एक क्रिस्टल पर आपतित कोण थीटा पर गिराया जाता है। ध्यान दीजिए, ये हमारा एक क्रिस्टल है, देख रहे हैं, ये हमारा एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल पर एक एक्स किरण, ये देखिए एक्स किरण, ये एक आ रही है और एक किरण ये बी आ रही है। तो इस पे गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है, जो तल है उससे थीटा कोण पर गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है, थीटा कोण पर गिराया जाता है। ये थीटा बनाया है मैंने, थीटा कोण पर गिराया जाता है। और ये वाली किरण आकर के बिंदु ई से टच कर रही है और बी वाली किरण उत्तरोत्तर तल के बाद, दो उत्तरोत्तर तले हैं ना, और दोनों के बीच में जो दूरी बनाया मैंने डी फॉर डिस्टेंस, तो उत्तरोत्तर तल वो वाली, ये बी वाली किरण जा करके दूसरे वाले तल से टकरा रही है। वैसे होता क्या है, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, क्षैतिज रेखाएं KL तथा MN, क्षैतिज रेखा तो देखिए, तो खींचा मैंने KL और एक क्या है, MN, क्रिस्टल में दो उत्तरोत्तर परमाणविक तलों को व्यक्त करती हैं। ये दो परमाणविक तलों को व्यक्त कर रही हैं, जो ये दो हैं क्रिस्टल तल हैं, जो कि एक दूसरे से डी दूरी पर, देखिए डी दूरी मैंने बनाया भी है चित्र में, डी दूरी पर स्थित रहती हैं। क्रिस्टल पर पड़ने वाली एक्स किरणें ऊपरी तल के द्वारा, क्रिस्टल पर पड़ने वाली एक्स किरणें ऊपरी तल के द्वारा, जैसे देखिए ये वाली किरण जब यहाँ गिरेगी तो ऊपरी तल के द्वारा क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, थीटा कोण पर परावर्तित होती हैं। और कुछ किरणें क्रिस्टल में अवशोषित होकर उसके दूसरे तल के द्वारा परावर्तित होती हैं। मतलब जब किरण गिरती है तो कुछ तो उसके ऊपरी तल से परावर्तित हो जाती है, कुछ तो जैसे यहाँ गिरी तो यहीं से तुरंत परावर्तित हो गई, और कुछ इसके नीचे तल जो है वहां अवशोषित होकर के वहां से परावर्तित होती है। तो वही कह रहा है, तथा कुछ किरणें क्रिस्टल में अवशोषित होकर उसके दूसरे तल के द्वारा परावर्तित होती है। जैसा कि ये देखिए, ये वाली परावर्तित हो रही है और ये वाली ऊपरी तल से परावर्तित हो रही है। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए या माना मैंने लिखा है, माना AB तथा CD, ये देखिए AB और दूसरा क्या है ये CD। तो AB क्या है, AB है आपतित किरण और CD क्या है, मैंने लिखा है परावर्तित किरण पुंज है, पर खींचे गए लंब रूप तल है। जैसे कि देखिए A और B के बीच में लंब रूप तल AB
और सी और डी के बीच में लंबरूप तल सी डी है। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया है, आप जानते हैं दो उत्तरोत्तर तलों, ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, इसी दूसरे पॉइंट की चर्चा मैं फिर नीचे कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं दो उत्तरोत्तर तलों, ये तो था उत्तरोत्तर तलों के द्वारा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दो उत्तरोत्तर तलों केएल, तो एक तो तल है आपका केएल तथा दूसरा है आपका एमएन के द्वारा परावर्तित तरंग केवल उस स्थिति में समान प्रावस्था में होती है जबकि उनके मार्ग दूरी का अंतर तरंग दैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुणांक हो। यह तो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, और इसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे आपसे कह रहे हैं कि आपतित तथा परावर्तित पुंजों पर, अब ये देखिए, ये आपतित पुंज है और ये क्या है आपकी परावर्तित पुंज है। आपतित और परावर्तित पुंज पर तो यहां देखिए एक ईजी और यहां से एक ईएच लंबरूप तल खींच दिया गया है। यहां से ईजी और यहां से एक लंबरूप तल खींच दिया गया है। जरा इस चित्र में समझिए, ये वाली लाइन देखिए यहां आ रही है और यहां से यहां जा रही है। अगर इस लंबरूप तल को मिलाएंगे तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगी, और यहां से यहां तक की दूरी यहां से एच से डी तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगी। लेकिन हो क्या रहा है कि जो हमारी पुंज बी है, अर्थात जो ऊपरी सरफेस के अलावा नीचे से परावर्तित हो रही है, उसके बीच में देखिए जी से एफ और एफ से एच की दूरी ज्यादा चल रही है। या यूं आप समझ लीजिए कि जो आपकी पुंज ए ई सी है उसकी दूरी बी से जी एफ प्लस एफ एच कम है, मतलब ज्यादा है किसकी, बी एफ डी की। क्योंकि ये जो दो उत्तरोत्तर तल से यानी नीचे वाली तल से परावर्तित हो रही है, तो इसकी इतनी दूरी ये और प्लस ये यानी जी एफ और ये एफ एच, ये दूरी ज्यादा है किससे, इस वाली पुंज से। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का जो अंतर है, मतलब है तो दो पुंज लेकिन दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का अंतर, तो अंतर कितना आएगा, इतना मार्ग जो है वो इस वाली पुंज का ज्यादा है और इतना मार्ग इसमें कम है। तो कहने का मतलब है दोनों तरंगों के अगर पुंज को आप बराबर करना चाहें तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले पुंज में इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच में इतना अंतर है। तो वही यहां पे लिखा है कि दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का अंतर जीएफ प्लस एफएच है, जो कि जैसे ये वाली पुंज ए ई और ई सी है और ये वाली बी एफ और एफ डी है, तो ये वाली पुंज जो है आपकी जी एफ और प्लस एफ एच ज्यादा है। तो दोनों का अंतर इसी के मतलब यहां से यहां प्लस यहां से यहां तक के योग के बराबर होगा। तो वही लिखा गया, दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का अंतर जी एफ प्लस एफ एच के बराबर है, और मैंने बराबर लिखा भी है। लेकिन चूंकि यह बात जो जी एफ प्लस एफ एच है, अर्थात दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का जो अंतर है वो तरंग दैर्घ्य का पूर्णांक होना चाहिए। देखिए यहां भी कहा मैंने तरंग दैर्घ्य का एक पूर्णांक होता है, और यहां भी मैंने यही कहा है। कहा है यहां पे देखिए, तो ये जबकि उनके मार्ग दूरी का अंतर तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणांक हो, तो जीएफ प्लस एफ एच बराबर एन लैम्डा, पूर्ण गुणांक हुआ ना अंतर, इसी को हमने क्या माना, समीकरण नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, चूंकि जो त्रिभुज ईजीएफ ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज ये, और EHF ध्यान दीजिए EHF ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ये वाला त्रिभुज क्या कहा जा रहा है, EGF। तो पहले आप इस त्रिभुज को देखिए और दूसरी बार आप इस त्रिभुज को देखिए EHF। ध्यान दीजिए, दोनों त्रिभुज में ये जो बीच की लाइन है ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। ध्यान दीजिए,
और ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज यदि है तो जो लाइन आपकी ये GF है और FH है वो एक दूसरे के बराबर होंगी। वो एक दूसरे के बराबर होंगी। क्या होंगी? वो एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, अब आगे हम आपको समझा रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। GF बराबर क्या हो गया? FH हो गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपके EGF और EHF सर्वांगसम है। अब ध्यान दीजिए, जैसे GF जो है FH के बराबर है, GF FH के बराबर है, तो ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 देख रहे हैं ना, समीकरण 1 में GF की जगह पे GF रहने दीजिए और FH की जगह पर भी आप GF लिख सकते हैं। तो यहां भी GF, यहां भी GF, तो GF मिलके क्या हो जाएगा? 2GF। ये मैंने यहां पर लिखा। समीकरण 1 को आप फिर निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि 2GF लिख सकते हैं। GF यहां भी और FH की जगह पर भी आप GF लिख सकते हैं। तो यहां भी आप क्या लिख सकते हैं? GF। तो GF मिलके कितना हो जाएगा? 2GF और बराबर n लैम्डा। ये लिखा ही है समीकरण 1 में ही। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का बराबर, एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहां देखिए एक त्रिभुज ये बना हुआ है, 2 त्रिभुज हैं, एक तो है वैसे EGF और दूसरा है EHF, लेकिन दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लीजिए। जैसे हम ले रहे हैं EGF। अब यहां कोण थीटा है, तो कोण थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब और उसके बगल वाली होती है कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी होती है। कर्ण का मतलब बड़ा ही होता है, तो ये बड़ी भुजा है। तो इसका मतलब जो है GF हो गया आपका लंब और EF हो गया आपका कर्ण। तो GF हो गया लंब और EF हो गया कर्ण। अब EF इधर बटे में है, इसको जब आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा गुणे में। तो ये लिख दिया मैंने GF बराबर EF साइन थीटा। अब हमें ये क्लियर हो गया कि GF बराबर क्या हो गया? EF साइन थीटा। तो जहां GF लिखा है समीकरण, ध्यान दीजिए भाई, GF बराबर क्या लिखा है? EF साइन थीटा। अब यहां जो EF है, EF क्या है? 2 उत्तरोत्तर तलों के बीच की दूरी है। 2 उत्तरोत्तर तलों के बीच की दूरी है और दूरी जो है आपने D ले रखा है। तो जहां EF लिखा है वहां आप लिख सकते हैं D। तो हो जाएगा GF बराबर D साइन थीटा। अब GF का मान समीकरण 2 में आप रख दीजिए। ये लिखा है ना 2GF, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2D साइन थीटा। चूंकि GF की जगह पर D साइन थीटा है ना, 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा, या n लैम्डा आगे कर लीजिए और इसको पक्षांतर से उधर लिख दीजिए। तो हो जाएगा आपका 2D साइन थीटा। और यही समीकरण अर्थात n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा ही आपका ब्रेग समीकरण कहा जाता है। तो ये था आपके ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति। ये क्या था? आपका ब्रेग समीकरण की व्युत्पत्ति था। ध्यान दीजिए, ब्रेग समीकरण में जो है मैंने आपको बताया कि n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, ये आपका ब्रेग समीकरण है, गणितीय रूप है एक्स किरण विवर्तन का। ध्यान दीजिए, किसी क्रिस्टल के तलों के एक समूह के लिए लैम्डा का मान निश्चित होता है और इस कारण समान प्रवस्था में प्राप्त होने वाली परावर्तित तरंगों की प्राप्ति के अवसर थीटा के मान पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? थीटा के मान पर निर्भर करते हैं। थीटा का मान घटेगा बढ़ेगा तो फिर आपको तरंगों की प्राप्ति के अवसर घटने बढ़ने लगेंगे। थीटा का मान जब धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो अधिकतम परावर्तन के मान की अनेक स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। इस स्थिति में परावर्तित तरंगें समान प्रावस्था में रहती हैं। और जो यन है, यन का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है ब्रेग समीकरण में प्रयुक्त पूर्णांक यन को विवर्तन का क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन का क्रम। जो यन है, यन को बोलते हैं विवर्तन का क्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आज के लिए
हमने आपको ये पढ़ाया है, इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और ये चित्र भी बना लीजिएगा कॉपी पर, ये चित्र भी बना लीजिएगा। इसमें मैंने आपको सब समझा दिया है। एक दो बार इसको फिर से पुनः देखकर समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।